नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सूचना और तकनीकी के इस दौर में वैश्विक स्तर पर अगर सबसे ज्यादा चिंता की कोई बात है तो वो है फेक न्यूज पर लगाम लगाना। आंकड़ों के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स को फर्जी खबरों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत में फर्जी खबरों का प्रसार वैश्विक औसत से कहीं ऊंचा है, कहीं ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से 22 देशों में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 64% भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ा है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 57% का है और अब इन्हीं फर्जी खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। जहां तबलीगी जमात की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर आवाज को सुनते हैं, जज और संस्थाओं के खिलाफ कुछ भी लिख डालते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का नाम लेते हुए कोर्ट ने कहा, वेब पोर्टल्स की कोई जवाबदेही नहीं होती। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा, दिक्कत यह है इस देश में मीडिया का एक तबका जो कुछ भी दिखाता है कहीं ना कहीं उसमें सांप्रदायिक रंग होता है। इस देश का नाम इससे खराब होता है। कोर्ट ने कहा, पोर्टल की कोई जवाबदेही नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर फर्जी खबरों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट के मुताबिक फर्जी खबरों पर लगाम लगाने का कोई मैकेनिज्म नहीं। कम से कम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को तो लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें हमें भी जवाब देना चाहिए। कोर्ट के सामने भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात के मरकज के एक कार्यक्रम को लेकर मीडिया ने कई झूठी खबरें चलाई थी। इस दौरान जमात से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि पिछले साल ही एक केस में जमात से जुड़े 29 विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी को बलि का बकरा बना दिया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर मीडिया की कवरेज की भी आलोचना की थी, इसे प्रोपेगेंडा बताया था। ऐसे में कई सारे अहम और बुनियादी सवाल उठते हुए कि क्या न्यूज पोर्टल्स में होती है फर्जी खबरों की भरमार और कैसे इन फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विश्वसनीयता पर सवाल। जी हां, पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगती हुई। क्या मीडिया घोल रहा है समाज में सांप्रदायिकता का जहर? बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी क्या मीडिया पर पड़ेगी भारी? टीआरपी की होड़ या फिर फर्जी खबरों की दौड़? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि फर्जी खबरों का अड्डा क्या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर चलेगा डंडा? कैसे आखिरकार लग पाएगी लगाम? यह भी बड़ा सवाल। क्या बेलगाम होते डिजिटल मीडिया को नहीं है, जज, आम आदमी और संस्थान की चिंता? खबर ऑन सेल, फर्जी वेब पोर्टल्स पर कैसे कसा जाएगा नकेल? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। आज हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ रवि पाराशर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रंजन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। नवलकांत सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। नावेद शिको, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि पाराशर आपके साथ करना चाहूंगी। कोर्ट को यह कहने की नौबत क्यों आई? पत्रकारिता पर इतना गंभीर सवाल, पत्रकारों पर इतना गंभीर सवाल, आखिरकार आज की तारीख में इस देश में मीडिया कहां स्टैंड करती हुई इन तमाम गंभीर आरोपों के बीच? शिल्पा, अगर देश की सर्वोच्च अदालत को ये चिंता जाहिर करनी पड़ रही है और बहुत मुखर होकर करनी पड़ रही है, सरकार से बहुत सख्ती के साथ सवाल जवाब करना पड़ रहा है, तो एक बात तो तय है कि मीडिया डिस्कोर्स जो देश में चल रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, उसके मौजूदा हालात पर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन, मनन, अंतर्दर्शन की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मीडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है। अब एक शब्द है कम्यून, हालांकि ये अलग डिबेट है, लेकिन 1 मिनट से भी कम में मैं अपनी बात रखूंगा। एक शब्द है कम्यून।
कम्यून एक सकारात्मक शब्द है। कम्यून का अर्थ हम समझते हैं समुदाय। कम्यून ठीक है, कम्युनिटी ठीक है, कम्युनिस्ट ठीक है, जो सारे के सारे शब्द कम्यून से बने हैं। लेकिन जब उसमें कम्यून में AL लग जाता है, जब कम्युनल शब्द बनता है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो बात आज चिंता जताई है जिसको लेकर के, वही शब्द, एक शब्द जो है वो एक नकारात्मक ध्वनि वाला शब्द हो जाता है। और ऐसे ही यही बहस सेकुलर शब्द को लेकर भी, धर्मनिरपेक्ष जिसका अर्थ हम लोगों ने लगा लिया, उसको लेकर भी आती रहती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर समाचार संकलन करने वाले जो समूह हैं, चाहे वो टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, या वेब पोर्टल हैं, या सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत अकाउंट्स हैं लोगों के, क्योंकि अब नागरिक पत्रकारिता वाला जब से स्मार्टफोन, इंटरनेट हर आदमी के, आम आदमी के हाथ में आया है, तब से एक शब्दावली जो नागरिक पत्रकारिता के तौर पर भी स्वीकृत हो चुकी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कोई एक खास वर्ग कर रहा है, या सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास समाज के बहुत सारे वर्गों, संप्रदायों की तरफ से हो रहा है। तो एक तो ये समीक्षा का विषय है। लेकिन जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की चिंता की है, एक पत्रकार होने के नाते उसके स्वर में स्वर मिलाना मुझे लगता है आवश्यक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है बाकायदा कि ट्विटर, फेसबुक और जो सोशल मीडिया है वो जजों की बात भी नहीं सुनते, जज जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब नहीं देते, तो कहीं ना कहीं नियमन की एक प्रक्रिया में सरकारी स्तर पर भी एक खामी की तरफ वो इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसको दुरुस्त किए जाने की बिल्कुल और बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है। के विक्रम राव जी, पत्रकारों पर, उनकी पत्रकारिता पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल, कहां खड़ा है आज की तारीख में लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ? नहीं शिल्पा, पत्रकारिता पर ही टिप्पणी करने के पहले आपकी टिप्पणी में एक वाक्य था कि न्यायपालिका को भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो टिप्पणी कर रहा है, ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि वो स्वयं एक पत्रकार था। जस्टिस रमणा साहब मेरी मातृभाषा तेलुगु के पत्रकार रहे आंध्र प्रदेश में, वहाँ से आगे बढ़े ही है। एक पत्रकार जब चीफ जस्टिस बन गया तो वो ज़्यादा समझता है कि दर्द कहाँ है। तो उन्होंने जो कहा है, बहुत ये टिप्पणी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। जिस प्रकार सोशल मीडिया में बेलगाम बेइंतहा चीज़ें होती जा रही है, टिप्पणी होती जा रही है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दायित्व नहीं है। तो आज उन्होंने जो कहा है, अगर यही चीफ जस्टिस साहब थोड़ा ख्याल करते कि मीडिया की को गैर जिम्मेदारी से रोकने के लिए नियामक संस्था क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो दांत और नाखून के बिना शेर है, कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ जुर्माना भी नहीं कर सकता, सिर्फ भर्त्सना कर सकता है। हम मांग कर रहे हैं पिछले 40 साल से, और खास कर पिछले 15 साल से और जोर से, कि मीडिया काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण संस्था नहीं है। हम इस पक्ष में नहीं है कि अखबार की आज़ादी पे हमला हो, हम लोग लड़े हैं, मैं खुद जेल में गया हूँ, लेकिन वो नहीं। हम चाहते हैं कि जो कोताही हो रही है सोशल मीडिया पे, और जो न्यायालय और भारत सरकार जो निश्चिंत होकर बैठी है, लापरवाही है इस कोताही के प्रति, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं मीडिया काउंसिल बनाए? एक ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, वो भी एक संस्था है, वॉलंटरी बॉडी है। एक कानूनन संसद द्वारा निर्मित एक नियामक संस्था हो जो तय करे कि फेक न्यूज़ क्या है, प्लांटेशन ऑफ न्यूज़ क्या है, हरित क्रांति है मीडिया में, क्या हो रहा है उसमें, उसको रोकने की कोशिश करे, और प्रेस काउंसिल को ही कन्वर्ट कर दे मीडिया काउंसिल में। तब ऐसी जो आज निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे जो टिप्पणियाँ हुई है, इससे कम से हमारा पेशा पत्रकारिता का बचा रहेगा। या एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक उच्छृंखल माध्यम हो गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उच्छृंखल, इसलिए जो लिख दिया वो लिख दिया, चरित्र हनन होता है, अपशब्द का इस्तेमाल होता है, आप संस्कृति का प्रचार होता है, और कोई इसमें दंडित नहीं होता है।
आईपीसी भी तो हम पत्रकारों को रगड़ देते, डिफेमेशन उठा के बंद कर दिया। आजकल यूपी में तो गजब कर रहे हैं, लोग लिखने पर ही जेल में डाल दे रहे हैं। तो अगर इस लिहाज से देखिए हम लोग, तो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, दायित्व बोध कराने के लिए क्या कोई माध्यम है? आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार को सोचना होगा। और जो तुषार भाई बोले वहाँ सरकार के वकील, क्या उनका तर्क है कि आईटी रूल्स में हर हाई कोर्ट परिवर्तन कर रहा है, इसलिए उसको भी देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? तो आप क्यों नहीं है बना के पेश करते हैं पिटीशन हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में जितने, हाई कोर्ट में जितने आए हैं, एक कॉम्पोजिट बना के उनका कंपेंडियम सुप्रीम कोर्ट लीजिए, उसे डायरेक्शन लीजिए। अभी कल मैं बम्बई में देख रहा था, वहाँ का हाई कोर्ट में उनके अलग फैसले आ रहे हैं, उसी चीज़ से हमारे यूपी के हाई कोर्ट के अलग फैसले आए हुए। क्यों ये विरोधाभास हो रहा है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक केंद्र संस्था है, उसे चाहिए कि अलग अलग हाई कोर्ट के इनएक्टिव मोड में पड़ी हुई सिर्फ नाम की बॉडीज बनकर रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन अब हम लोग आज जो ये इतने बुद्धिमान वक्ता लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, जरा गौर करें कि इसका रास्ता क्या हो। हमने डायग्नोस कर चुके हैं, निदान कर चुकी बीमारी क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, सर्जरी या मेडिसिन या आयुर्वेदिक या एलोपैथी होम्योपैथी, ये सोचना पड़ेगा। प्रेस काउंसिल निकम्मी संस्था है, कुछ नहीं कर पाई है, उसे हटना होगा, ख़त्म करना होगा। मीडिया काउंसिल को ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में मीडिया काउंसिल बना के उसके माध्यम से इन अलग जो ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं मीडिया की, उसको थोड़ा जिम्मेदारी बताए, अंकुश नहीं कराए, लेकिन निरंकुश नहीं रहने देंगे। शिल्पा जी ठीक है। रंजन कुमार जी, आप इस पूरी टिप्पणी को, इस लताड़ को किस तरह से देख रहे हैं और ये नौबत क्यों आन पड़ी है? पत्रकारिता तो जनता और जो नीति निर्माता होते हैं उनके बीच की मध्यस्थता करती थी, लेकिन कहाँ ये टीआरपी और व्यवसाय के चक्कर में पड़ गई, जिस वजह से इतने गंभीर सवाल खड़े होते। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, कोर्ट की जो टिप्पणी है, बेसिकली वो जो तबलीगी वाला जो मामला था उसको लेकर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब उसको आप मेन जो पत्रकारिता है, टेलीविज़न है चाहे अखबार है, उसको छोड़ दीजिए आप। अभी आप देखिए कि जो हमारे पुराने पत्रकार हैं, जो संपादक सब रहे हुए हैं, जो बड़े एंकर रहे हुए हैं, जो मेन मीडिया में भी नहीं है, वो आजकल उनके पास एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उनके पास में है, वो पोर्टल चलाते हैं वो सब। उनकी जिम्मेदारी क्या है? सो वो बड़े नाम होते हैं, वो फील्ड में जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कभी स्टूडियो से बाहर नहीं निकले, वो बंगाल में घूम रहे थे, अब यूपी में वो घूम रहे हैं, वो एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का देख लीजिए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ का जो ब्राह्मण है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। सो अब देखिए, कुछ मीडिया के लोग जो हैं, जो पुराने संपादक रहे हुए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, वो ब्राह्मणों के गाँव में जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ विकास दुबे की हत्या हो गई, फला ब्राह्मण के साथ ऐसा हो गया। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वो बड़े नाम हैं, उनके जो यूट्यूब पर जाएंगे तो लाखों सब्सक्राइबर उनके हैं, उनके व्यूज़ बहुत होते हैं, और हम लोगों को ये पता है कि व्यूज़ बढ़ते कैसे हैं। सो लेकिन लाखों सब्सक्राइबर्स इस बात की तो इजाजत नहीं देते कि आप कुछ भी लिख बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा कह देंगे हूँ कि जो विक्रम राव साहब ने कहा या रवि सर ने कहा है कि जो मेन मीडिया है उसके बाद ठीक है, कोई रेगुलेशन है भी, लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो वेबसाइट चलते हैं, इसमें तो और भी कुछ भी नहीं है। उनको जो मन होता है वो बोलते हैं, जो मन होता है वो लिखते हैं, और वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। अभी आप देख लीजिए, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि मेरी माँ भी व्हाट्सएप पे है। सो वो डेली सुबह में व्हाट्सएप खोलती है, कई ग्रुप में वो भी परिवार के हैं, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें आते हैं जो वो हमसे सवाल करती है कि इसमें यह लिखा हुआ है, चाहे वो अभी तालिबान का मामला हो, चाहे वो उसके पहले कोविड का मामला हो, मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। सो तो वो एक परोसा जा रहा है, एक व्हाट्सएप के माध्यम से परोसा जा रहा है। बहुत सारे कंटेंट अगर फेसबुक पे डालते हैं या ट्विटर पे डालते हैं तो उसे तुरंत हटा भी दिया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे कुछ नहीं हटाया जाता है। सो मैंने भी हाल में 15 अगस्त को एक वीडियो था जो वाजपेयी जी को लेकर था, अखंड भारत को लेकर, मैंने भी उसको फेसबुक पे डाला था उसको, तो फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया और 1 महीने के लिए मुझे बैन कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो पूरे व्हाट्सएप पे वो वीडियो चल रहे हैं, लोगों के पास में वो जा रहे हैं। अगर वो बुरा है तो उसको उस पर लगाम कौन लगाएगा? फेसबुक लगाएगी या सरकार लगाएगी? सो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। नावेद शिको जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी, आपको क्या लग रहा है
जिस तरह से फेक न्यूज का ये पूरा मायाजाल इस समय चारों तरफ नजर आता है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला जाए पता ही नहीं लगता क्या सच है क्या झूठ है। और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जो मैसेजेस सर्कुलर होते हैं, जो वायरल हो जाते हैं, उनके बारे में तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी पत्रकारों पर, उनकी पत्रकारिता पर, किस तरफ आप इसे देख रहे हैं? शिल्पा, ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है जो इस विषय आपने उठाया है इसमें बहुत सारे विषय आकर टकरा गए हैं। पहले तो ये कि फेक न्यूज का जो दौर तेजी से बढ़ा है, तो अब तो ये जानना मुश्किल होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। Exactly. यानी झूठ में सच कहीं खो जाता है। सच्चाई ये है और ये कड़वी सच्चाई है कि झूठ में सच खो जाता है। यानी कभी ऐसा हुआ करता था कि सच्चाई के बीच में कहीं कहीं एक मछली जैसे तालाब को गंदा करती है, एक झूठी खबर आ जाती थी। अब झूठ के अंदर कभी कभी एक सच खबर आ जाती है जिस पर आदमी विश्वास ही नहीं करता, ये क्या कैसे गई। दूसरा सबसे अहम विषय जो ये है कि आखिर मीडिया क्या है, मीडिया कौन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसको रजिस्टर्ड किया है, जिसको सूचीबद्ध किया है, किसी के प्रदेश की सरकार ने जिसको सूचीबद्ध किया है, जिसको RNI ने, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ने जिसको एक टाइटल अप्रूव किया है, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लाइसेंस दिया है, क्या वो मीडिया है? या फिर वो मीडिया है जो फेसबुक पे चल रही है, वो जो वेबसाइट पे चल रही है, जो बेलगाम है, जिसका कोई खूंटा ही नहीं है, जो किसी नियमावली में नहीं बंधी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मीडिया ना कोई बहुत बड़ा ग्रुप, अगर मैं नाम नहीं लूंगा, अगर देश का किसी बड़ा से बड़ा ग्रुप अगर है जी, अगर उसमें झूठ परोसा जा रहा है तो वो मीडिया नहीं है। और एक सड़क की दीवार पर अगर कोई कोयले से सच लिख देता है तो वो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। तो ये कहना गलत है कि कोई आजाद तरीके से पत्रकारिता कर रहा है या किसी वेबसाइट को हम झूठा समझ ले। वेबसाइट झूठी तब है जब वो झूठ परोस रही हो। और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल या दुनिया भर का सबसे बड़ा अखबार के अंदर अगर झूठ नजर आ रहा है तो वो मीडिया नहीं है। मीडिया का पहला आम जनता कैसे सच है वो मीडिया है। आम जनता कैसे जांचे? अगर सच उसके सामने रखा है, दूसरी तरफ झूठ उसके सामने रखा है, कैसे उसे पता लगेगा? क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे को सही ठहराते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कोई संस्थान, कोई बॉडी जिसकी जिम्मेदारी बनती है सच झूठ के बीच में डिफरेंशिएट करने की, वो अगर इनएक्टिव हो तो उस पर भी तो सवाल खड़े होने चाहिए। नहीं, देखिए, सब लोग एक्टिव हैं, पूरी सरकार और उसका पूरी सरकार का तंत्र है। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ही है। सवाल इस बात का है कि झूठ कोई भी किसी भी रूप में परोस रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ धाराएं लगे, वो जेल जाए। बात इस बात की नहीं है कि वो न्यूज के शेयर में अगर कहीं पर एक मीटिंग चल रही है और कोई आके कह दे कि यहाँ बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब नहीं रखा हुआ है, भगदड़ मची, लोग भाग गए, लोगों को चोटें लग गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो उस झूठ का वो जिम्मेदार है। जगह जगह पर झूठ बोला जाए, किस रूप में झूठ बोला जाए, इसके लिए तो हमारी कानून व्यवस्था है, उसमें तमाम एक्ट्स हैं, उसमें पुलिस व्यवस्था है, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था है। बात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की है ही नहीं। झूठ तो किसी भी सूरत में परोसा जाए तो वो अपराध और गुनाह है। यहाँ पर किसी मीडिया हाउस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी नियम और वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो पनिश होना चाहिए। अफवाह, ठीक है, कोई पत्रकार, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बात आपने कही कि झूठ और सच की ये किसकी जिम्मेदारी है। देखिए, एक बात समझिए, भुगभोगी के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूं कि सच जब पत्रकार दिखाता है तो वही जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। सवाल इस बात का है कि मैं पेशेवर के तौर पर एक साफ तौर से आपसे बात कहना चाहता हूं कि पेशेवर यानी जो प्रोफेशनल है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरियां ये होती हैं कि वो पेशेवर पत्रकार है। अगर पेशेवर पत्रकार ना हो तो वो मजबूरियां नहीं हो, अगर शौकिया पत्रकार हो तो शायद वो मजबूरियां नहीं हो। जब आदमी प्रोफेशनल होता है तो उसको उस काम करने का जो पैसा, जो तनख्वाह, जो वेतनमान मिलता है, उससे उसका घर चलता है। और यदि जो रिक्वायरमेंट बाजार की होती है, जो किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मीडिया हाउस की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हमें झूठ बोलना पड़ता है। अगर हम झूठ नहीं बोले तो हमारा घर नहीं चल पाए, ये सच्चाई है। और सच को जब हम परोसते हैं तो 4 रुपए का अखबार सच पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। अखबारों को वित्त पोषित सरकारें करती हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति में तो नावेद जी सीधे तौर पर लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, विस्तार से करूंगी बात इसी मुद्दे पर। हमारे साथ नवल कांत सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सिन्हा साहब के पास जाते हुए उनका एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लो, उसके बाद लौटूंगी सर आपके पास। खंबे टूट चुके हैं, खंबे दरक चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। सिन्हा जी, आप कहां देख रहे हैं इस समय पत्रकारिता को? पत्रकारिता एक समय पर मिशन हुआ करती थी, एक आंदोलन हुआ करती थी, आज की तारीख में क्या बन गई है? जी देखिए, यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके कई हिस्से हैं। जैसे कि एक तो जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसको भी दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं, अखबार में और टीवी चैनल में। हाँ। और जो दूसरा हिस्सा है वो है, एक हिस्सा वेबसाइट का है, जो खाली वेबसाइट चलती है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट चलाते हैं, और एक वो सिस्टम से चलती है। दूसरी तरफ वो छोटी वेबसाइट है कि कोई भी 10-15 हजार रुपए खर्चा करता है और वेबसाइट बना के पत्रकार बन जाता है। और इसके अलावा जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर जैसे जो संसाधन है, हाँ। वहां पे जो खबरें चलाई जाती हैं उसमें कोई भी एक आदमी चला सकता है। अब देखिए 19(1)(a) ने देश के सभी नागरिकों को बोलने की आजादी दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अगर मेरे तबीयत खराब हो जाए तो मैं किसको दिखाने जाऊंगा? मैं दिखाने जाऊंगा डॉक्टर को, और डॉक्टर की एक पहचान है कि उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है या वो एक अस्पताल होता है, वहां मैं दिखाने जाता हूं। तो अगर हर कोई क्लेम कर देगा एक वेबसाइट बना के कि वो पत्रकार है, या एक यूट्यूब चैनल चला के, तो ऐसे हजारों यूट्यूब चैनल बन सकते हैं, और वो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बन सकते हैं, और इंडिया की खबरें चलाई जा सकती हैं। तो वो कानून लागू करवाना भी उन पर बड़ा कठिन काम होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो खुले आम पोर्टल चल रहे हैं या कोई भी व्यक्ति खबर करने लग रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम जो लगाम लगाने की बात कर रहे हैं और सरकार अपनी मंशा के हिसाब से काम करना शुरू कर। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सर्जना शर्मा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुई है, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैम आपका। सर्जना जी, आप इस कोर्ट की टिप्पणी को किस तरह से देख रही है? कैसे पत्रकारिता को बचाया जा सकता है? कैसे आखिरकार ये जो फर्जी खबरों का मायाजाल हमारे चारों तरफ है, कैसे उस जाल को काटा जा सकता है ताकि चौथे स्तंभ को, उसकी इज्जत को बचाकर रखा जा सके, उसकी विश्वसनीयता को बचाकर रखा जा सके? जस्टिस रमन्ना ने जो आज टिप्पणी की है शिल्पा, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है, और असली पत्रकारिता और नकली पत्रकारिता के बीच में हमें एक रेखा खींचनी होगी। जस्टिस रमन्ना ने जो वेब पोर्टल्स है, नो अकाउंटेबिलिटी, मैं जस्टिस रमन्ना के साथ 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज एक वेब पोर्टल, एक वेब चैनल खोल के बैठा है और जो उसका दिल आता है वो उसमें दिखाता है। हाँ। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ। हम लोग जो बड़े संस्थानों में काम करते हैं, बड़े अखबारों में काम करते हैं, या छोटे में भी करते हैं, बड़े की बात छोड़ दीजिए, अगर एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है हमारी, हाँ। हम एक एक शब्द को बहुत सोच के, समझ के, संभल के लिखते हैं, तो फिर उन लोगों लेकिन अब आप देखिए कि ये जो वेब पोर्टल्स जो आजकल चल रहे हैं, उन्होंने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो मिस इन्फॉर्मेशन में सबके अपने अपने, अब आप ये देख रही है कि जब मेन पत्रकारिता जो है, जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है, अब उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स और सेक्शंस बन गए हैं। वो ग्रुप्स और सेक्शन आपको बहुत ज्यादा, हम उसको सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन आप भी समझती हैं कि कोई एक विचारधारा को कर रहा है प्रमोट, दूसरा दूसरी को कर रहा है, और इसमें कोई भी बचा नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं उन हाउसेस की, उनके मालिकों की कहीं, सरकार, सत्ता या पैसा? इसका कारण सरकार, सत्ता, पैसा, आप देखिए पॉलिटिकल एक नेक्सस को समझिए आप शिल्पा। हाँ। क्योंकि एक मीडिया और पॉलिटिशियन, हाँ। इनका हमेशा से पहले एक बड़ा अच्छा संबंध होता था और मीडिया स्वतंत्र होता था, लेकिन अभी मीडिया जो है उसका जैसे कहते चाल चरित्र चेहरा बदला है। हाँ। वो हमें स्वीकार करना होगा। और जो पत्रकारिता के एक मापदंड होते थे, नियम होते थे, वो कहीं अब ताक पे रख दिए गए, स्पेशली जब से ये 24 आवर न्यूज चैनल आए हैं। क्योंकि हम जब प्रिंट मीडिया में थे या जब हमने पत्रकारिता सीखी, तो हमारा एक पेपर होता था एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। हम चंचल सरकार की एक बुक पढ़ते थे, उसमें पेपर होता था।
हमें सिखाया गया था कि आप किसी को भी, मान लीजिए आज कोई मेरे ऊपर एक आरोप लगा दे कि मैंने धोखाधड़ी की, तो क्या मैं चोर हो गई? अभी तो आरोप है ना। लेकिन विडंबना की बात तो यही है ना मैडम कि आज की तारीख में टीआरपी के चक्कर में, एड्स के चक्कर में एथिक्स को याद कौन रखे? या तो घर बार चला ले या तो एथिक्स के सहारे पत्रकारिता कर ले। इस वजह से शायद इस गंभीर स्टेज पर आज की तारीख में हमारी मीडिया आ चुकी है, मीडिया हाउसेस आ चुके हैं। चलिए, मेरी मजबूरी है फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। ठीक है, लौटूंगी मैम, आपके पास आऊंगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट की फटकार और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल पर। क्या मीडिया खोल रहा है वाकई में समाज में सांप्रदायिकता का जहर? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी क्या मीडिया पर पड़ेगी भारी? टीआरपी की होड़ या फिर ये है फर्जी खबरों की दौड़? फर्जी खबरों का अड्डा क्या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर चलेगा कोई डंडा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करें कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, रवि पाराशर जी, यहाँ पर एथिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो बीच में एक पैनलिस्ट ने यहाँ घर चलाने की भी बात कही, मजबूरी की भी बात कही। तो आखिरकार ये किस तरह का पूरा फेर है और कैसे पत्रकार इस फेर से बाहर निकल सकता है अगर उसे वाकई में ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करनी है, समाज की सच्चाई दिखानी है, सरकार की सच्चाई दिखानी है? देखिए, एथिक्स की जो बात आपने कही, सर्जना जी ने भी इशारा किया। शुरुआत में जब हम लोग सारे के सारे पैनल में, के विक्रम राव तो खैर पत्रकारिता के स्वर्ण युग से लेकर कई दौर का अनुभव है राव साहब को, बाकी जितने हम बैठे हैं करीब करीब 2-3 दशक की पत्रकारिता का अनुभव हम लोग लिए हुए हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है, शुबा नहीं है कि शुरुआत में जो मुख्य धारा का, मैं कोट एंड कोट कहूँगा, क्योंकि हमारे नवलकांत सिन्हा जी ने भी कुछ एक मुद्दा उठाया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोट एंड कोट जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसके साथ जिन लोगों की पत्रकारिता शुरू होती थी, उनको याद होगा, हम सबको याद होगा कि एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जब प्रिंट मीडिया की तो बात पुरानी हो गई, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था देश में, उस समय मुझे याद है कि जब कोई साधारण सा विरोध प्रदर्शन कोई हो रहा होता था और अगर उसमें मुर्दाबाद, जिंदाबाद और मुर्दाबाद 2 नारे लगते हैं, तो अगर उसमें मुर्दाबाद का नारा भी लगता था और रिकॉर्डिंग होके आता था वो एडिटिंग टेबल पर, तो ऑन एयर करने की उस नारे को इजाजत नहीं होती थी, उसको म्यूट करना पड़ता था जी। आज हम देखते हैं कि टीवी जो डिबेट्स हो रही हैं, उनमें ही जो विद्वान मेहमान बैठते हैं टेलीविजन चैनलों पर, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो स्वनामधन्य एंकर हैं बहुत सारे, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीडिया एथिक्स की जो बात है, तो एथिक्स कहां से कहां आ गई, वो तो इसी बात से पता लग सकता है। सोशल मीडिया के अभ्युदय के दौर में एथिक्स की तरफ ध्यान बहुत कम होता चला गया है और ऐसे में ही नियमन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब कोई एक मुख्य धारा का विकास बहुत ज्यादा हो जाए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं एक बात पूरी कर लूं। आमतौर पर मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और कोई भी संस्थाएं हों, चाहे वो प्रेस काउंसिल की बात हम लोग कर चुके हैं, सेल्फ रेगुलेशन पे जाके बात सिमट के रह जाती है। मुझे आप एक बात ये बताइए, जो लोग प्रिंट मीडिया में हैं या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं या वेब पोर्टल्स में हैं, सक्रिय पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं महिला पुरुष, क्या स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन में की जो प्रणाली है, की जो पद्धति है, उसमें आपका जो ग्राहक है, दर्शक और पाठक, उसकी कोई भूमिका है क्या? क्या जो पत्रकार कर्मचारी है, सेल्फ रेगुलेशन की पद्धति में उस पत्रकार कर्मी की कोई भूमिका है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर केवल और केवल मीडिया तंत्र को चलाने वाले मालिकान लोगों का एक पूरा पकड़ है उस पद्धति पर। मुझे लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तब भी नहीं हुआ तो कोई एजेंसी होनी चाहिए ना। नहीं, एजेंसी बिल्कुल आप बना लीजिए, लेकिन फिर भी मीडिया को, जैसा कि सिन्हा जी ने कहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना रेगुलेट ना हो जाए मीडिया कि जो पत्रकार है उसकी चूड़ियां हर मामले में कस जाएं, क्योंकि हर मामले में 2 दृष्टि होती हैं, 2 नजरिए होते हैं। अब देखिए,
जहां तक झूठ बोलने की बात आई, नावेद भाई से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि घर चलाना मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, मजबूरी है, लेकिन फिर अगर हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, अगर हमें अपने आत्मसम्मान से डिगना पड़ रहा है, तो फिर कोई और धंधा कर लीजिए। फिर मुझे लगता है कि उस पत्रकारिता को छोड़ देना चाहिए हमें, अगर हम इतने कमजोर हैं। और जहां तक झूठ की बात है तो शिल्पा, भी बेईमानी होगी और पेशे के साथ भी बेईमानी। अंतिम बात मैं अपने कह दूं कि कुछ ऐसे झूठ हो जाते हैं आमतौर पर जो हमें झूठ ही नहीं लगते। अभी मैं कल परसों की एक जन्माष्टमी का एक वीडियो, जिसको बाद में फेक कहा गया, हमने देखा होगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, तो वो उनको बड़ा धर्मनिरपेक्ष पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जाता है। जब वहाँ मस्जिद में अटैक हुआ तो वो बुर्का पहन के आई और बहुत सारे मौकों पर। तो उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जन्माष्टमी के मौके पर ये कह के, बाकायदा लिख के कि ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और कृष्ण के ऊपर कितना मार्मिक वक्तव्य दे रही हैं, कृष्ण को क्या बता रही हैं। किसी को कोई शुभा नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने जब शक्ल देखी तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे स्क्रीन छोटी होती है तो चेहरा पहचान में नहीं आया। मुझे भी लगा कि जेसिंडा अर्डन हो सकती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो जेसिंडा अर्डन नहीं थी, वो अमेरिका की कोई उच्चाधिकारी हैं। अब सवाल ये है कि जिसने भी अमेरिका की उस उच्चाधिकारी का वो वीडियो उन्हीं के नाम से चला देना था, क्या प्रॉब्लम थी? भारत में जेसिंडा अर्डन के नाम से उसे चलाने की क्या जरूरत थी? तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बिना कंफर्मेशन के हमारे पास कोई चीज आई, हमने आगे बढ़ा दी, ये जो प्रवृत्ति है इस पर भी अंकुश लगाए जाने की सख्त जरूरत। ठीक है, नावेद जी क्या कहना चाहेंगे आप, और कैसे अंकुश लग पाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जी, अंकुश ऐसे ही लग पाएगा कि आज मीडिया जिनके हाथ में है, चाहे कॉर्पोरेट जगत के हाथ में हो या सरकारों के हाथ में हो, सवाल इस बात का है कि अखबार पढ़ने वाले या टीवी देखने वाले उनको इतनी ताकत दें, वो कम से कम 4 रुपए का एक अखबार खरीदने में ये नहीं देखें कि कोई स्कीम आई है क्या नहीं आई है। इस तरीके से जब जनता ही उनको ताकत दे सकती है, क्योंकि ये बात सही है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस गुलाम बन चुके हैं। उसकी एक वजह है, एक आम बात यह है कि किसी एक सादगी पसंद घर से, एक बहुत ही मामूली से घर के परिवार और संस्कारवान परिवार से कोई लड़का बहुत हाई फाई बड़ी गाड़ियों से चलने लगे और लिबास भी उसका बहुत महंगा हो, बहुत हाईटेक तरीके से चलने लगे, तो लोगों को शक होता है कि इसका खर्चा ज्यादा है लेकिन इसकी जमीन कमजोर है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से 20-25 साल के लंबे पत्रकारिता के जगत में कि ग्राफ जो है खर्चे, मीडिया के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। जब खर्च बढ़ने लगता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ काली चीजें जरूर सामने होती हैं। मीडिया हाउसेस का खर्च इतना बढ़ गया है कि वो अदृश्य विज्ञापन से अपना काम चलाते हैं। उनको सरकारों के इशारों पे काम करना पड़ता है, उनको कॉर्पोरेट जगत के इशारों पे काम करना पड़ता है, उनको झूठ फैलाना पड़ता है, उनको विचारधारा को बेचना पड़ता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो इसलिए हैं क्योंकि खर्चे बहुत हैं। मुझे याद है अब से 20-25 साल पहले मल्टी एडिशन अखबार भी बहुत कम होते थे। जब 25-30 साल पहले जब चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो धीरे धीरे चैनल्स के इतने खर्चीले हो गए कि वो क्या करें। जनता से उनको इतना पैसा नहीं मिल सकता है और न जनता दे सकती है और न जनता की इतनी अच्छी नीयत है। अगर जनता को सच चाहिए है तो उसको ईमानदार मीडिया हाउसेस के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से तो करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। खड़ा हो जाता है कि अभी हो रही थी कि छोटे-छोटे मीडिया हाउस से सच परोस रहा है, वो भी तो गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो जाल है वो इस कदर लोगों के इर्द गिर्द बुन गया है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है। एक तरफ पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों पक्षों के बीच कैसे डिफरेंशिएट करें, ये भी गंभीर सवाल है। सिन्हा जी कुछ कहना चाह रही है। सिन्हा जी, आप नावेद जी की इस बात से कितनी सहमत? जी, मैं नावेद जी की बात से असहमत हूँ, इसलिए असहमत हूँ कि ये कह रहे हैं कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं जबकि टीवी टेक्नोलॉजी लगातार सस्ती होती जा रही है। मुझको याद है कि 2003 में 6 लाख रुपए का कैमरा होता था, 1.5 लाख रुपए का ट्राइपॉड होता था, आज मोबाइल से भी शूट हो जाता है। तो खर्चे कम होते जा रहे हैं, मानसिकता बदलती जा रही है और अब हमको टीआरपी के दौर से निकलना पड़ेगा। हम जितने भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि टीआरपी नहीं तय कर रही कि खबरें क्या चलेंगी, ये तय कर रहे हैं ट्रेंडिंग खबरें, हिट्स तय
कर रहे हैं। आप हम सब लोग खबरें कैसे तय करते हैं कि आज कौन सी खबरें देखी जा रही हैं? हम लोग ट्विटर पे देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं और वो खबरें प्राथमिकता हो जाती, क्योंकि लगता है कि ये जब ट्रेंड कर रही हैं यानी ये जनता की पसंद की है, वही खबरें हमको लगता है कि वो टीआरपी। लेकिन ऐसे तो जो गंभीर खबरें होती हैं, गंभीर मसले होते हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं सिन्हा जी। ऐसे में पत्रकारों का ही तो ये फर्ज बनता है कि उन खबरों को सतह पर लाया जाए, लोगों के सामने पेश किया जाए। जी हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन अब ये जो चलन है, ये जिस चलन में हम सब शामिल है, जो डिबेट का चलन है, डिबेट से ये खबर 1 मिनट चल सकती है, 2 मिनट चल सकती है, 5 मिनट चल सकती है। 1-1 घंटे की डिबेट करके बजट कम होता है, क्योंकि अगर रिपोर्टर आपका फीड में निकलता है तो उसको गाड़ी चाहिए, कैमरामैन चाहिए, लाइव के लिए संसाधन चाहिए, तो उसमें पैसा लगेगा। और डिबेट से अब जो गवर्न हो रहे हैं हम लोग, मैंने जो चर्चा किया था, आपने रोक दिया मुझको, मैं ट्विटर की बात कर रहा था। ट्विटर में 2 लॉबी बन गई, 2 क्या मतलब जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम दल हो, उनकी बड़ी सोशल मीडिया टीम बैठती है, जो करोड़ों रुपए खर्चा करती है खबरों को ट्रेंड कराने में, और वही ट्रेंड के हम शिकार होते हैं और उसको हम लोग उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि फेक न्यूज, कोई फेक वीडियो वहां से वायरल ना होने पाए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर ले, क्या कोई ऐसी एजेंसी नहीं होनी चाहिए ताकि शुरुआती तौर पर ही इस तरह की फर्जी खबरों पर लगाम लगा दी जाए? वायरल होने का सवाल ही नहीं उठेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई भी जैसे YouTube चैनल है, कोई मान लीजिए मैं कोई YouTube चैनल चलाता हूं, मैं छोटा पत्रकार हूं या मैं एक सिविल पर्सन हूं या कोई देश का बड़ा पत्रकार हूं, लेकिन अगर मैं YouTube में चलाना तो मेरे कमाई का स्रोत क्या है? हमारी कमाई का स्रोत है कि वो वीडियो जितना देखा जाएगा उसके हिसाब से हमारी कमाई होगी। अब जो सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई है, अगर वो बीजेपी को सूट करती है तो बीजेपी उस खबर को बढ़ाएगी, सपा को सूट करती है सपा उस खबर को बढ़ाएगी, कांग्रेस को सूट करती है कांग्रेस उस खबर को बढ़ाएगी, और उससे पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता एक जाल में फंसती जा रही है। अब नए तरीके से सोचने की जरूरत है। ठीक है, और वो नया तरीका क्या होना चाहिए? के विक्रम राव जी, सबसे ज्यादा तजुर्बा आपको है, आप अपने तजुर्बे से बताइए क्या इस समय किया जाना चाहिए ताकि ये जो तोहमतें लग रही है पत्रकारिता पर, उसे रोका जा सके, इस छवि को सुधारा जा सके। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इस समय मीडिया को सुनने को मिलती है, उसे अवॉइड किया जा सके। आपके सवाल का जवाब तो रवि भाई के वक्तव्य था। पहले तो मैं सबको आभार ज्ञापन करूं, इतना बढ़िया ज्ञानवर्धन मेरा हो रहा है ना। रवि भाई ने कहा था पत्रकार वही बने जिसको जिम्मेदारी जो समझता हो। ये कोई आयरे गरी नौकरी नहीं है, ये कोई सांसद या विधानसभा की सदस्यता नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है। पत्रकार वही हो जो जिम्मेदार हो, सामाजिक दायित्व हो, समझता हो कि उसके एक इशारे पे क्या क्या हो सकता है। और यही बात हमारी परंपरा रही है। आज जरूर दुकानदारी हो गई है, बड़ी खराब बात ही है। तो एक तो ये कर्तव्य बोध जो कहा रवि भाई ने, मैं सहमति से, लेकिन उनके जो दो शब्द है शिल्पा, उस पर हम सबको गौर करना होगा जी। उन्होंने कहा है नियमन को मैं बड़ा कठोर शब्द मानता हूँ। नियमन मतलब कि हम पे अंकुश लगा रहे हैं हम। संयम, मैं चाहूँगा संयमन शब्द को, अच्छा। संयमन और संतुलन। ठीक बात। अब कौन कर सकता है? संपादक कर सकता है जी। संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई, वो बड़े बाबू हो गए दफ्तरों में संपादक लोग, क्या करेंगे वो? तो उस संस्था को दोबारा लाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो रवि रंजन जी ने कहा है, अच्छा इन्होंने कहा है, इनके सुझाव को सुप्रीम कोर्ट आज मान लेता और बजाय एक ब्ला 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 सा एक जनरल वेग स्टेटमेंट देता चीफ जस्टिस साहब जो खुद पत्रकार रहे, कहते वो सरकार से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, सूचना विभाग से कहते कि आप एक संयमन की संस्थान बनाइए, उनसे कहते हैं कि आईटी रूल्स को सुधारिए आप, और तीसरा वो साफ साफ से कहते कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल, सोशली अकाउंटेबल रेगुलेटरी बॉडी हो। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देके बात खत्म करूँगा अपनी शिल्पा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दी। ये एक बहुत बड़े पत्रकार में से जूनियर है वो साथी हमारे,
वो उन्होंने अपने पोर्टल में चला दिया जोरों से। बहुत पहले एंकर होते थे वो, चला दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा ही नहीं, बधाई नहीं दी। मैंने थोड़ी जांच की, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की उपेक्षा करे। इंदिरा गांधी ज्योति बसु को मंच पर न बैठे थे, मुमकिन है, दो अलग पार्टियां हैं। यहाँ कैसे हो गया? पता चला बाकायदे प्रधानमंत्री ने फोन किया था, चिट्ठी नहीं भेजी, फोन मैसेज भेजा था। हाँ। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बधाई दी थी उनके जन्मदिन पर। इसको हम रिपोर्टर ने नहीं मालूम किया, कोताही की, ठीक है, और खबर बना दी कि मुख्यमंत्री को बधाई नहीं दी। इतना बड़ा झूठ, ये गलत बात है। अभी ये हमारी गैर जिम्मेदारी है। टीआरपी बढ़ाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, हम हरित क्रांति की मदद करें, खबर को प्लांट करें, ये नहीं करना चाहिए। और फिर ऊपर से सेल्फ रेगुलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो फिर वो हजम नहीं होती है। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। रंजन कुमार जी, ऐसे में कैसे इस सिचुएशन से फिर डील किया जाए? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। ठीक है सर, ऊपर से कोई चीज आंदोलन करेंगे, हम श्रमजीवी पत्रकार हैं। हाँ। आंदोलन करेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। रंजन जी, अब ऐसे में आगे फिलहाल क्या समाधान नजर आता है? कैसे मीडिया इस कलंक से अपने आप को बचा कर रख सकती है, अपने दायित्वों को निभाते हुए आगे बढ़ सकती है? देखिए, नावेद जी ने कहा था, मैं उसको बोलता हूँ कि पहले भी आप चले जाइए, जितने बड़े अखबार मीडिया होते हैं कोई ना कोई कॉर्पोरेट घराने ही चलाते थे। हाँ। लेकिन ये था कि जो उनके संपादक होते थे वो प्योर पत्रकार होते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया कि संपादक के पद पर कई जगह पे पत्रकार नहीं बैठते हैं, वो मार्केटिंग के लोग बैठते हैं, वो रियल एस्टेट के लोग बैठते हैं, वो तय करते हैं, मतलब मार्केटिंग तय करती है खबर क्या जाना है। सो संपादक वहाँ नहीं बैठे हुए। अब देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता में नहीं आए थे, पढ़ते थे, और कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए, कहीं तो कोई दंगा, जो नीचे तबके का पत्रकार होता है वो चाहकर भी कोई खबर नहीं कर पाता, क्योंकि उनको मार्केटिंग, हाँ, उनको मार्केटिंग जरूरत होती है। सो हाँ। अभी देखिए कि जब हम लोग शुरुआती दौर में जब हम लोग पत्रकार नहीं बने थे या बन रहे थे, हाँ। उस समय अगर कोई खबर छपती थी, कहीं मारपीट हो गई, दंगे हो गए, तो हम लोग अखबार में ढूंढते थे कि पिटने वाले कौन थे, जो पिट गए वो कौन थे, मरने वाले कौन थे। मुझे अखबार में नाम दिखते नहीं थे कि वो झा जी हैं, यादव जी हैं, या कोई मुस्लिम है, सिख हैं। आजकल अगर कहीं कोई मारपीट हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो बजाबता उनका नाम लिखा जाता है कि फला आदमी ने फला को मारा, नाम, जाति सब डाले जाते हैं। क्या इसी वजह से कोर्ट को ये कहना पड़ा कि मीडिया हाउसेस सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया तबलीगी जमात का। मुझे अभी भी याद है 2002 के जो गुजरात दंगे थे, उसके पहले तक, मैं 97 से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, हाँ। उससे पहले तक कभी भी अखबार में, टेलीविजन में दंगे कौन कर रहे हैं, कौन हाँ। मारे जा रहे हैं, एक समुदाय हम लोग लिखते थे हम लोग, हाँ। हम लोग कभी नाम नहीं बोलते थे। हाँ। 2002 के जब दंगे हो रहे थे, उसमें टेलीविजन मीडिया आ चुका था, मतलब शुरुआत था उनका, उसमें हमने देखा था कि लोग किसी दुकान के सामने में जाकर बोलते थे कि ये फला संप्रदाय की दुकान है, देखिए इसका नाम थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, और इनके 2 लोग काम करते थे, ये मारे गए हैं। और मारने वाले कौन थे वो भी उस समय याद कीजिए कि वो पट्टा बांधा हुआ या एक हाथ जोड़ा हुआ, ये तस्वीरें दिखाई गई थी। वो डरवाने का काम किया गया था। अभी भी गुजरात दंगे में आपको 2 तस्वीरें याद होंगी, एक हाथ जोड़ा हुआ और एक त्रिशूल लेके जो बंदा था। सो ये सारे चीज इसलिए डाले गए थे कि एक सांप्रदायिक माहौल बने। और अभी भी आपको याद होगा 2002 के अलावा इस देश में आज की पीढ़ी को कोई दंगा याद नहीं है, सबको 2002 का दंगा सिर्फ याद है। ठीक है, सजना जी आप क्या कहेंगी? ये जो माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, तरक्की के नाम पर, तकनीक के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर पत्रकार आगे तो बढ़ गए, लेकिन उनके जो असल मूल्य होने चाहिए, प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो बहुत पीछे छूट गई, या फिर पैसे के दबाव के तले दब गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड वेब पोर्टल्स हैव नो अकाउंटेबिलिटी। हाँ। तो पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है, हम उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट ना करें। कोर्ट के जस्टिस ने जो कहा है, उन्होंने सिर्फ बोला है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड वेब पोर्टल्स हैव नो अकाउंटेबिलिटी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दे हैव नो। लेकिन कोर्ट ने मैम ये भी कहा कि तबलीगी जमात मामले में गलत रिपोर्टिंग की गई बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है शिल्पा, आई वाज कमिंग टू दैट, वो ठीक है, लेकिन आप ये सिर्फ तबलीगी जमात में नहीं है। आप यहाँ पर के विक्रम राव जी, रवि पराशर जी, हम सब बहुत पुरानी
जर्नलिस्ट है जहाँ पे बिल्कुल। एथिक्स बहुत बड़ी मायने रखती थी। जी। अब आप देखिए कि आज इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखिए, दलित से रेप, मुस्लिम से रेप। अरे भाई, महिला महिला है, रेप इज अ क्राइम। एग्जैक्टली। किसी से भी हो, वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, दलित हो, तो वो क्या मान लीजिए कि चलो दलित से नहीं हुआ तो ब्राह्मण महिला तो कोई से हुआ, रेगुलेटरी क्या वो अथॉरिटी justified है? उसका डंडा तो ये- क्यों चलता हुआ नजर नहीं आता? तो नहीं, डंडा नहीं। देखिए, ये हमें पत्रकारों को खुद तय करना है। अगर मैं कहीं रिपोर्टिंग करने गई हूँ तो मुझे आके रिपोर्ट कैसे करना, क्या मेरी रिपोर्ट से हिंसा भड़कनी चाहिए या मेरी रिपोर्ट से कोई गलत मैसेज समाज में जाना चाहिए, ये मुझे भी तय करना है। तो ये पत्रकारों को खुद तय लेकिन करना क्या ये होगा। चीजें कहीं पीछे छूट जाती है इस चक्कर में कि भैया वायरल करानी है अपनी खबर को, ट्रेंडिंग बनानी है अपनी खबर को? तो गलत है बहुत। फिर ये Exactly. पत्रकारिता नहीं है, फिर मैं Exactly. इसको पत्रकारिता नहीं बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक ये है, आप सभी से मैं पत्रकारिता है ही जल्दी नहीं, जल्दी आप फाइनल कमेंट लेना पत्रकारिता चाहूंगी, को समय की साथ में कमी रख है। दीजिए। बिल्कुल, ये जैसा किसी भी कीमत नावेद पर जी असल बोल रहे पत्रकारिता हैं, कहीं ही नहीं जा शिल्पा, सकती। एक ठीक मिनट, give me है one ठीक है, minute। ओके मैम। नावेद जी जो बोल रहे हैं वो हाँ। गलत बोल रहे हैं। अगर उनको प्रॉफिट ही कमाना है हाँ। तो फिर वो पत्रकारिता भूल जाएं, फिर वो मीडिया को साधन न बनाएं। Exactly. फिर हम कोई और तरीका अपना लें। ठीक है, फिर अपने घर हमें चलाने मीडिया- के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पूरे कोई देश और की जरिया मीडिया ठीक को है। मैंने नावेद जी, इंगित किया है, पूरे देश की मीडिया को, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को तो 30 साल की पत्रकारिता करते, उनके विचार हर सरकार के साथ बदल जाते हैं। वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के फेवर की खबर लिखते हैं। ठीक है, 5 ऐसे साल में के बाद नावेद जी, भाजपा ही हो नावेद जाते जी, हैं, फाइनल फिर कमेंट सच्चे में आपका संतरी हो चाहूंगी, जाते हैं। क्या मैं उनकी बात समाधान- कर रहा हूं जो बिक चुके हैं। क्या समाधान बड़े-बड़े होना वरिष्ठ लोगों चाहिए? की क्या बात कर रहा solution हूं, दिखता है जो इसका 30 सर? साल और 40 साल का हवाला दे रहे हैं। कैसे आखिरकार इस उनके चीज को avoid आप किया जा हवाला सकता है? पलट के देखिए, उनके 10 ठीक है साल का नावेद रिकॉर्ड जी, देखिए, जिस आप सिचुएशन उनके का 30 आप साल जिक्र का कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऐसे में देखिए, क्या और 5 होना साल के चाहिए? बाद रिकॉर्ड, कैसे उनके आखिरकार विचार बदल जाते हैं। इस फैक्ट को नकारा क्या जा होना सकता है? चाहिए? कैसे मैं- सिचुएशन को मुझे अवॉइड किया जा दीजिए, सकता मैं अपनी है? बात नावेद रखूं। जी जल्दी से, समय की कमी है, फाइनल क्या कमेंट मुझे सबका होना लेना चाहिए? है। आपका हाँ। मुख्य विषय है कैसे अंकुश लगे, कैसे लगे? हाँ कैसे अंकुश लगे, कैसे अंकुश लगे, ये जल्दी आपका से। गंभीर विषय है। बताइए। अंकुश कैसे लगे? अंकुश लग भी सकता है हाँ। और अंकुश नहीं लगेगा। अंकुश लग भी सकता है और अंकुश नहीं लगेगा। इसकी वजह यह है कि अंकुश अगर लगना होता है तो 4 लोग किसी बड़ी ताकत के खिलाफ ट्वीट भी कर दें, सरकार के खिलाफ ट्वीट कर दें, जी। तो 4 मिनट में वो अंदर हो जाते हैं। 4 मिनट में अगर कोई झूठी खबर किसी बड़ी ताकत को नुकसान पहुंचा रही ठीक है हो सर। तो 4 मिनट में वो अंदर हो जाते हैं। ठीक है सर। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत जैसी, तबलीगी जमात जैसी 365 खबरें 3-3 महीने पर मिडल ट्रायल में चल रही इस पर गंभीरता से सोचना होगा। चलिए ठीक है, रवि पारा शराब का फाइनल कमेंट जल्दी से, क्या समाधान नजर आता है? कैसे बचा जा सकता है? कोई नहीं होती कार्रवाई। देखिए ठीक जल्दी से सर, एक ही जवाब। समाधान सिर्फ यही राव है कि साहब देखिए का, सबसे बड़ी बात, विक्रम राव ठीक है। साहब का रवि आभारी जी, हूँ। उन्होंने एक शब्द दिया रेगुलराइजेशन नहीं, सेल्फ रेगुलाइजेशन हाँ, को मैं नियमन। नियमन कह रहा था। संयमन संयमन शब्द दिया, वो अच्छा संयमन शब्द है। तो स्व संयमन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और साथ साथ ये जो सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी लिख दिया जाता है, इसके ऊपर भी एक लेंस है फिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो स्व संयमन के जरिए होता है या फिर आईटी पत्रकारों को रेगुलेशंस के गंभीरता जरिए से होता है, ये सोचना देखने की होगा। बात ठीक होगी। है। और अंतिम बात यह है एक लाइन की कि पत्रकार को पक्षकार नहीं बनना चाहिए। ठीक है। जब भी हम पक्षकार बनने का प्रयत्न करेंगे तो फिर हम बड़े पत्रकारिता के सब्जेक्ट साथ वो धोखा होगा। धोखा। ठीक है, सिन्हा जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट एक लाइन में सर, समय की कमी है। देखिए के विक्रम राव जी और रवि पाराशर जी जो बात कर रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि जो संयमन की बात है वो होनी चाहिए, लेकिन उसका एक सिस्टम बनना चाहिए जिसमें हम पत्रकारी हो और ये तय करें कि जो खबरें चल रही हैं वो कहीं बायस होकर तो नहीं चल रही है। और दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया पे कोई भी खबर चला देता है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए और सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोई पत्रकार। ठीक है, ऐसे में उसके बाद रंजन कुमार जी फाइनल कमेंट आपका, क्या इस कीचड़ से फिर बचा जा सकता है? लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं या बोलते हैं ठीक वो है। पत्रकार हैं या नहीं है, इसकी हाँ। पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है। इसकी पहचान होनी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज का दर्पण है मीडिया, हर कोई जानता है समाज का दर्पण होता है मीडिया। सरकारों की आंखें खोलने का काम करता है मीडिया, लेकिन इसी मीडिया को
भ्रमित नहीं होना है, किसी भी कीमत पर भ्रमित नहीं होना है और इस दर्पण को टीआरपी के चक्कर में, एड के दबाव के चक्कर में चकनाचूर नहीं होने देना है। और यह हम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है और हमें इसे हर हाल में निभाना होगा। यही हमारी पत्रकारिता के साथ, हमारे पेशे के साथ हमारी ईमानदारी होगी। चलो, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।